हेलो क्लास 10, वेलकम बैक टू द अनदर मज़ेदार एकदम धमाकेदार लेक्चर में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। मन तन धन से पढ़ाने वाले हमें यहाँ पर। तो आज हम करने वाले हैं फेडरलिज्म। एकदम वन शॉट में एकदम आपके दिमाग में घुस जाएगा। मैं सुनाते जाऊँगा, आप सुनते जाना और अपने दिमाग के अंदर घुसाते जाना, अपने बेसिक नोट्स बनाते जाना, वरना आपको इसकी PDF तो मिल ही जाएगी फ्री में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फेडरलिज्म क्या होता है? अभी हम पावर शेयरिंग में पढ़ के आए थे। पावर शेयरिंग में हम एक टाइप्स ऑफ मतलब क्या कहते हैं, पावर का हमने डिवीज़न पढ़ा था। किसके बीच में पढ़ा था? किसके बीच में पढ़ा था? याद है? भूल गए? कोई नहीं, भूल भी गए तो क्या हो जाएगा। मैं बताने के लिए हूँ तो हमने हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग पढ़ा था, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग पढ़ा था, पावर शेयरिंग अमंग पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में पढ़ा था, पावर अमंग सोशल ग्रुप्स के बीच में पढ़ा था, है ना। इसी में से हमने एक पढ़ा था वर्टिकल डिवीज़न ऑफ पावर, जिसको हम बोलते हैं फेडरलिज्म। इतना समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? अब इसको समझते हैं। डेफिनेशन लिख रखी है, डेफिनेशन लिख तो रखी है। चलो पढ़ते हैं पावर शेयरिंग की डेफिनेशन। फेडरलिज्म की पावर शेयरिंग बोलो। फेडरलिज्म इज द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइड बिटवीन द सेंट्रल अथॉरिटी एंड द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री। फेडरलिज्म किसे बोलते हैं? फेडरलिज्म एक ऐसे स्ट्रक्चर को बोलते हैं, है ना, बना रहा हूँ स्ट्रक्चर भी। फेडरलिज्म एक ऐसे स्ट्रक्चर को बोलते हैं जिसके अंदर 2 या फिर 3 लेवल के बीच में पावर डिस्ट्रीब्यूट होती है। और कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है, इस पिरामिड के थ्रू समझेंगे। सी सबसे ऊपर वाली आती है सेंट्रल अथॉरिटी। कौन सी पावर आती है? सेंट्रल पावर। कहाँ पर लिखूँ मैं सेंट्रल पावर? एक मिनट रुको जरा। अब थोड़ा बड़ा हो गया ना, सही है। मैं इसे थोड़ा पतला कर लेता हूँ। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। ये 3 इसमें कहा है सेंट्रल अथॉरिटी और कॉन्स्टिट्यूशन यूनिट के बीच में डिवाइड होती है पावर। वैसे फेडरलिज्म में 2 ही में पावर डिवाइड होती है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। पर इन इंडिया 3 गवर्नमेंट है ना। कोई कोई केसेस होता है जिसमें 3 गवर्नमेंट होती हैं, पर इसमें वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट की बात हुई है, मतलब कि बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंट हो सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कौन कौन सी होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट। इनके बीच में जब पावर डिवाइड करते हैं तो उसे हम बोलते हैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग या फिर फेडरलिज्म। क्या बोलते हैं? फेडरलिज्म। और ये जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है ना, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, ये हैंडल करती है नेशनल इशूज़ को। नेशनल जो होते हैं ना, नेशनल इशू को कौन हैंडल करता है? ऑफ कोर्स सेंट्रल गवर्नमेंट। और स्टेट अफेयर्स को कौन मैनेज करेगा? रुको ज़रा। मैनेज स्टेट अफेयर independently
और ये लोकल लोकल प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। लोकल प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। ये तीनों की ये सब चीज़ें काम करते हैं, तीनों समझ में आ गया इसमें। इन सबको मिलाकर इस सब को मिला के बोलते हैं हम फेडरलिज्म। फेडरलिज्म इन्हें हम बोलते हैं फेडरलिज्म। समझ में आ गया फेडरलिज्म क्या है? जब हम पावर को 2 से 3 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं और उनको अलग अलग काम सौंप देते हैं तो उसे हम बोलते हैं फेडरलिज्म। ठीक है, ठीक है। एक ऐसा सिस्टम जिसमें गवर्नमेंट पावर डिवाइड कर देती है। इसमें सेंट्रल अथॉरिटी कंफर्म होती ही होती है। ठीक है, याद रखना, सेंट्रल अथॉरिटी होती है। लोकल स्टेट में हो सकता है फ़र्क हो, पर सेंट्रल अथॉरिटी होती है तो भाई होती है। ठीक है, तो समझ में आ गया? एनी प्रॉब्लम? नहीं होनी चाहिए कोई प्रॉब्लम भी। हाँ, तो हम चलते हैं अपने पिछले चैप्टर में। ठीक है, पिछले चैप्टर में हम प्रीवियस चैप्टर, ये मिक्स हो गया ना कुछ ज़्यादा, कोई दूसरा कलर लेते हैं। हम पिछले चैप्टर में ये पढ़ चुके हैं, एग्जाम्पल लिखे, बेल्जियम और श्रीलंका का पावर शेयरिंग क्या होता है, कैसे होती है। तो हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करा बेल्जियम ने और पावर को शेयर कर दिया एथनिक ग्रुप के बीच में जो प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व करने के लिए, जो कॉन्फ्लिक्ट्स था उसको सॉल्व करने के लिए। भाई श्रीलंका ने ऐसा कुछ नहीं करा, श्रीलंका ने इसके अपोजिट करा, तो उसका रिजल्ट भी अपोजिट निकला, वॉर हो गई, सिविल वॉर हो गई। तो इससे हमें पता चलता है कि पावर शेयरिंग करना ज़रूरी तो है, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट में पावर शेयरिंग करना ज़रूरी है, जो कि श्रीलंका ने नहीं करी। ठीक है, तो ऐसे की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म क्या है? की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। चलो फेडरलिज्म के की फीचर्स समझ लेते हैं। तो मेन ऑब्जेक्टिव रीजनल डाइवर्सिटी। की फीचर्स है कि हमारी जो फेडरलिज्म है वो रीजनल डाइवर्सिटी दिखाती है। वो जो है अपनी पावर मोर गवर्नमेंट में, मतलब कि गवर्नमेंट के लेवल में डिवाइड करके रखते हैं, 2 या मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट में। ठीक है, 2 या मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट। डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट, सेम सिटीजन्स के बेसिस पर ही हम गवर्नमेंट के डिफरेंट टायर्स बनाते हैं कि भाई जो जीता वही सिकंदर। ठीक है, सभी का जुरिडिक्शन, मतलब कि सबका कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि किसका कितना काम है, स्टेट लेवल को कितना काम करना है, लोकल लेवल को क्या काम करना है, सब कुछ इसमें मेंशन है, एक किताब जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, फंडामेंटल प्रोविजन। जब दोनों लेवल, सेंट्रल लेवल और हमारे स्टेट लेवल, जब दोनों की आपस में समझौता हो जाएगा, भाई बहन मान गए तो माँ बाप वही करेंगे जो भाई बहन कहेंगे। ठीक है, एक तरीके से, है ना। तो इस तरीके से अगर हमारी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों एक मुद्दे पे मान गए कि ये लॉ पास होना चाहिए, तो वो लॉ पास होगा। पर अगर सिटीजन मना करेंगे तो नहीं होगा ऑफकोर्स। पर फिर भी कभी कभी सिटीजन की नहीं सुनी जाती है ना। कोर्ट है, बहुत सारी पावर होती है कोर्ट के पास। वो कोर्ट जो होती है हमारी, वही इन दोनों की पावर दिखाती है गवर्नमेंट की लेवल की, कि दोनों में किसका लेवल निकलेगा, किसका लेवल रह जाएगा। क्योंकि लेवल तो सबके निकलेंगे। ठीक है, तो इनके अथॉरिटी का सोर्स, इनकी इनकम का सोर्स, सब कुछ गवर्नमेंट में स्पेसिफिक लिखा हुआ होता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। इनके पास भी इनके कुछ फंडामेंटल राइट होते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन में अकेला कोई चेंज नहीं कर सकते, दोनों मिलकर चेंज करेंगे। ठीक है, ये रीजनल डाइवर्सिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं, बढ़ाते हैं। इनमें डिफरेंट टीयर्स होते हैं सिटीजन्स के ऑन द बेसिस ऑफ सेम डिसीजन। एक अलग ही जुरिडिक्शन होता है, मतलब कि एक अलग ही दायरा होता है कि कहाँ पर क्या काम करेंगे, स्पेसिफिक लिखा हुआ होता है कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है,
इतना समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता ही है। आता है फेडरलिज्म। अब तुम ही सोचो, क्या हर जगह फेडरलिज्म है? नहीं, कहीं कहीं जगह नहीं है। तो वहाँ क्या है? वहाँ पर है यूनिटरी गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट और यूनिटरी गवर्नमेंट दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, इन्हें ही हम समझेंगे। इसमें आता है डिफ्रेंशिएशन 1-2 मार्क में। वैसे तो आएगा नहीं, पर आ जाता है, ठीक है, पता कुछ नहीं। तो अभी रट लो, अभी रट लो, मैं रटवाऊंगा, आप रट लेना, ठीक है, मतलब समझ में आ जाएगा एकदम। फेडरलिज्म याद करो। फेडरलिज्म में होती हैं, क्या होता है फेडरलिज्म में? 2 और 2 से ज़्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट। पर यूनिटरी में सिर्फ एक पेयर ऑफ गवर्नमेंट होती है, एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट होता है। अगर बाई चांस उसमें दूसरी लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, पर चलती हमेशा पहली गवर्नमेंट की है बस। वो सिर्फ उसकी सब यूनिट होती है, उसको बस दिखाने के लिए रखते हैं कि हाँ भाई, जैसे कि लड़कियों को रखा था ना कांग्रेस ने सिंबॉलिक फिगर के लिए, या तुम बस देखने के लिए हो बस, ठीक है, ताड़ने के लिए रखते हैं इसमें भी दूसरी गवर्नमेंट को, ठीक है। तो मैं ऐसे डिफरेंशिएशन करके बताऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। पहले एक को याद करो, फिर दूसरे को याद करना, ठीक है। देखो फेडरलिज्म में क्या होता है, 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, ठीक है। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को कोई ऑर्डर नहीं दे सकती, हाँ कि भाई तू ये नहीं कर सकती, ये नहीं हो सकता, कुछ नहीं, सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा हुआ है वही माना जाएगा। जवान फसल रही है मेरी, देख रहे हो, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट के पास अपनी खुद की पावर होती है, ठीक है। वहीं पर यूनिटरी के पास आता है, इसमें सिर्फ एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है, वरना दूसरी होती है तो सिर्फ बताया सिंबॉलिक फिगर के लिए होती है, दिखाने के लिए होती है, उसका कोई काम नहीं होता। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर दे सकती है, जो उसे करवाना होगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट को आंसर करना पड़ता है जो भी उसने करा, किसको? वो स्टेट गवर्नमेंट को आंसर करना पड़ता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। पर हमारे फेडरलिज्म में क्या होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। स्टेट गवर्नमेंट का खुद की पावर है, वो किसी के नीचे काम नहीं करती सेंट्रल गवर्नमेंट के, और वो सेंट्रल गवर्नमेंट की मानेगी भी नहीं। मतलब गलत केस में तो माननी पड़ेगी ना कोर्ट की, कोर्ट में जाएगा केस। एग्जाम्पल, इंडिया, कनाडा, जर्मनी जो है वो आते हैं फेडरल में। फ्रांस, चाइना, जापान आते हैं, वो आते हैं यूनिटरी गवर्नमेंट के अंदर। एक और बार फिर रिवाइज करें, फेडरल गवर्नमेंट 2 और मोर फीचर्स होते हैं, 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है। इसमें स्टेट गवर्नमेंट के पास अपनी खुद की पावर होती है, और स्टेट गवर्नमेंट अपनी किसी भी चीज़ को, मतलब क्या कहते हैं, स्टेट गवर्नमेंट आंसरेबल नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। स्टेट जो करेगी वो सिर्फ कोर्ट को बता सकती है, हम सिटीजन्स को बता सकती है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं बताएगी, वो उसके लिए आंसरेबल नहीं है। और सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट पर अपना ऑर्डर धौंस नहीं दिखा सकती। यूनिटरी में एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है, दूसरी होती भी है तो काम की नहीं होती है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट पर ऑर्डर डाल सकती है, ठीक है, और जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है उसको आंसर करना पड़ता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को बताना पड़ता है। एग्जाम्पल, फ्रांस, चाइना, जापान। इंडिया, कनाडा, जर्मनी। तो एग्जाम्पल को याद कर लो, आईसीजी, आईसीजी एग्ज़ाम, इसको याद कर लो ऐसे, आईसीजी शॉर्ट फॉर्म बना लो, लाइक CFJ, CFJ, या फिर लिख लो GCF। देखो याद भी हो जाता है ना, छोटी छोटी फॉर्म है, GCF ऐसे निकल जा रहा है मुँह से, GCF, ठीक है, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म समझ लेते हैं। फेडरलिज्म समझ लिया, टाइप ऑफ गवर्नमेंट समझ ली, फीचर्स के फेडरलिज्म के फीचर समझ लिए, क्यों ज़रूरी है ये समझ लिया, है ना। अब क्या आ जाता है, अब क्या आ जाता है, क्या आ जाता है, टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म, और क्या जाता है। तो 2 टाइप ऑफ फेडरलिज्म होते हैं, कमिंग टुगेदर, होल्डिंग टुगेदर, ठीक है। कमिंग टुगेदर, होल्डिंग टुगेदर, बिल्कुल नाम जैसे इसके ऊपर आ सकता है। कमिंग टुगेदर, कमिंग टुगेदर कहती है आओ साथी मिलो, आओ मिलो सीलो सालो, ठीक है। ये क्या कहती है, आओ मिलो सीलो सालो, आओ मिलो सीलो सालो। इसका मतलब होता है कि जो छोटी छोटी यूनिट होती हैं, छोटे छोटे जो देश होते हैं वो आपस में मिल जाते हैं, ये लोग छोटे छोटे देश हैं, है ना। अभी आपस में मिल जाएंगे तो ये क्या बना लेंगे, बड़ी सी यूनिट बना लेंगे, इतना बड़ा देश बना लेंगे,
बेल्जियम हमारे हरियाणा से भी छोटा है ना, है ना, है ना, है ना, है। तो बस उसी तरह पर वो है किसका, एक बड़े से जगह का हिस्सा है, बड़ी सी यूनिटी का हिस्सा है ना। तो इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें जो छोटी छोटी वो वहाँ पे मिल जाती हैं, और यूनाइटेड ग्रेट ब्रिटेन बना, यूएसए बना, ऑस्ट्रेलिया बना। ये सब क्या है, जब छोटे छोटे देश आके मिल जाते हैं और एक बड़ा देश बना लेते हैं। लाइक इंडिया में अगर हम बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और पाकिस्तान को मिलाए तो हम एक बहुत बड़ी सी यूनिट बन जाएंगे, है ना। इसी तरीके से हम ग्रेट इंडिया बन जाएंगे, या यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है। तो आते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म सॉरी होल्डिंग टुगेदर मतलब कि हम एक साथ हैं, जहाँ पर हम कहते हैं कि स्टेट को उनकी पावर दे दी जाए। कोई एक लार्ज कंट्री होती है, जो कि हम जैसे इंडिया बहुत लार्ज कंट्री है, वो क्या करती है, अपने आप को डिवाइड कर लेती है कि हाँ भाई स्टेट गवर्नमेंट स्टेट पे ध्यान दो, लोकल गवर्नमेंट लोकल पे ध्यान दो, है ना। तो वो डिवाइड कर लेते हैं अपनी पावर को। कॉन्स्टिट्यूशनल यूनिट्स और स्टेट के व्यू को जो होती है वो डाइवर्सिफाई कर लेती है। सेंट्रल गवर्नमेंट मोर पावरफुल होती है इसमें, जब हम डिवाइड कर लेते हैं। इंडिया स्पेन होल्डिंग टुगेदर मतलब कि हम साथ ही रहेंगे, पर हम क्या कर रहे हैं, अपनी पावर को भी डिवाइड कर रहे हैं। हम हैं साथ, पर हम पावर को डिवाइड कर रहे हैं, जिससे सिटीजन्स को ज़्यादा आसानी हो। ठीक है। अब हमारे पास है 3 तरह की लिस्ट। एक होती है यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट क्या होती है, इसके अंदर वो सब्जेक्ट्स आते हैं इसके अंदर वो सब्जेक्ट आते हैं, है ना, जो कि नेशनल लेवल पे इम्पॉर्टेंट होते हैं। लाइक फॉरेन अफेयर, बैंकिंग हो गया, कम्युनिकेशन एंड करेंसी हो गया। ये सब क्या किसके एग्जांपल है, यूनियन लिस्ट में। ये वो लिस्ट होती है जिसके अंदर कंट्री के जो गवर्नमेंट होती है, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, जिसके ऊपर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही ऑर्डर बना सकती है, ये होती है यूनियन लिस्ट। नेदर द सब्जेक्ट ओनली 97 सब्जेक्ट द पर्सनली इंक्लूडेड। सो ठीक है, साफ सीधी मतलब में यूनियन लिस्ट वो लिस्ट होती है जिसके अंदर से सेंट्रल गवर्नमेंट ही लॉ बना सकती है। ठीक है। अब आते हैं स्टेट लिस्ट वो लिस्ट होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं, जो कि स्टेट और लोकल गवर्नमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना, जिस पर स्टेट और लोकल मिलकर बना लेते हैं। लाइक एग्रीकल्चर हो गया, इरिगेशन सिस्टम हो गया, ये सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये स्टेट में आ जाएगा। ठीक है। लॉ बनाना हो गया किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, है ना। नेदर ओनली 66 सब्जेक्ट बट वैसे 66 सब्जेक्ट है, पर हम 61 ही लेते हैं, और इसमें 97 100 सब्जेक्ट है, 97 लेते हैं, ऐसा समझो। ठीक है। आते हैं कॉन्करेंट लिस्ट, जिसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट मिलके बनाती हैं लॉ। लाइक एजुकेशन हो गया, एजुकेशन दोनों का सिस्टम हो गया, मैरिज हो गया, अडॉप्शन हो गया, इन सब के ऊपर लॉ बनाने का काम दोनों गवर्नमेंट मिलजुल के करती हैं, स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट किसे कहा गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट को, याद रखना। ठीक है। इसमें 42 सब्जेक्ट है, पर हम कितने लेते हैं, 47 52 सब्जेक्ट हैं, 47 हम लेते हैं। ठीक है। इतना समझ में आ गया। एक और बार रिवाइज करें। यूनियन लिस्ट जिसके अंदर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, स्टेट लिस्ट जिसके अंदर सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, और कॉन्करेंट लिस्ट जिसके अंदर सिर्फ दोनों मिलकर ही लॉ बना सकते हैं। इट इज़ क्लियर, ऑफकोर्स क्लियर होगा। आगे बढ़े, बोलो 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 बोलो। और आते हैं फेडरलिज्म इन इंडिया। फेडरलिज्म इंडिया में किस तरीके से काम कर रहा है, कैसा काम कर रहा है, इस सबको समझाने की भी ज़रूरत है नहीं। इंडिया के अंदर भी बहुत सब कुछ है, चल रहा है जैसा चलना चाहिए। ठीक है। आपको क्योंकि पैसे लिख के दे दिए, मैं पॉइंट में लिखने वाला था पर जगह कम पड़ी लगता है। हमारे पास भी 2 टियर से ज़्यादा ऑफ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। यूनियन जिसे हम बोलते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। बस 3rd पेयर ऑफ गवर्नमेंट भी है ना, तो इस वजह से हम थोड़े से हट करें किससे, फेडरलिज्म से। ठीक है।
यहाँ पे बताया गया है। हमारे पास क्या है, हमारे पास यूनियन लिस्ट भी है, हमारे पास स्टेट लिस्ट भी है, हमारे पास कॉन्करेंट लिस्ट भी है, और साथ में हमारे पास रेसिडेंसरी सब्जेक्ट्स भी हैं। रेसिडेंसरी सब्जेक्ट क्या होते हैं? वो सब्जेक्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद आए। लाइक जम्मू कश्मीर के लिए हमारे पास अलग कॉन्स्टिट्यूशन है। किसके लिए? जम्मू कश्मीर के लिए हमारे पास एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, एक अलग क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है। किसके लिए? जम्मू कश्मीर के लिए। उसके रूल्स अलग हैं, है ना। सॉफ्टवेयर जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर उस टाइम पे तो था नहीं, अब आया है, तो अभी किसके अंदर आएगा? रेसिडेंसरी सब्जेक्ट्स के अंदर आएगा। ठीक है। लैंग्वेज पॉलिसी, लैंग्वेज पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। हमने कोई ऐसी पॉलिसी रखी नहीं है कि कोई हमारी नेशनल लैंग्वेज बने और किसी और को अलोन फील हो, या ऐसा फील हो कि भाई ये तो हमारे संग नाइंसाफ़ी हो रही है, हमारे संग ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा हमने कोई करा ही नहीं। ठीक है। बाकी क्योंकि हमारे पास हमने नेशनल लैंग्वेज इसलिए नहीं रखी है, कोई नेशनल लैंग्वेज इसलिए नहीं है। हिंदी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, हिंदी और इंग्लिश, है ना। क्योंकि 40% लोग ही हिंदी बोल पाते हैं। इस वजह से किसी और को ये ना लगे कि हम किसी और की लैंग्वेज को दबा रहे हैं, इस वजह से हमने उन सबको शेड्यूल लैंग्वेज का दर्जा दिया है। 21 लैंग्वेज हैं हमारी शेड्यूल लैंग्वेज, कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है। ठीक है। क्वेश्चन आया था इसके ऊपर भी, कितनी हमारी लैंग्वेज है या फिर कौन सी हमारी नेशनल लैंग्वेज है। तो इसी के चलते हुए हमारे ओन कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, पर हमारे पास 2 ऑफिशियल लैंग्वेज है जो कि है हिंदी एंड इंग्लिश। पर एक बार क्या हुआ ना, हमने सोचा हमने इंग्लिश भी क्यों रख रखी है, इंग्लिश को हटा देते हैं, है ना। पर बाद में जो तमिल नॉन हिंदी स्पीकिंग लोग हैं, उन्होंने जो डिमांड करी है इस चीज़ की, इंग्लिश की, तो हमें वापस रखनी पड़ी। हमने कब हटाई थी? 1965 में हटाई थी। इंग्लिश हटा दी हमने कि भाई इंग्लिश को क्या ही रखना ऑफिशियल लैंग्वेज। जब उन्हें पता चला, उनका ऐसा दिमाग ऐसा भिनक गया उनका, तमिल्स वगैरह का सभी का, तो हमें दोबारा से ऑफिशियल लैंग्वेज में इंग्लिश को रखना पड़ा। ठीक है। तमिलनाडु के लोग बहुत वायलेंट हो गए थे, उनको हिंदी समझ में नहीं आई थी, तो वो वायलेंट हो गए थे। उन्होंने कहा था कि हमारे इंग्लिश भी होनी चाहिए, इंग्लिश में भी सारे डॉक्यूमेंट जाने चाहिए वायलेंटली। ठीक है। तो इस वजह से हमें क्या करना पड़ा? रखना पड़ा भाई, रखना पड़ा। ठीक है। क्योंकि हमारे यहाँ आज भी जहाँ तक इंग्लिश भी बोली जाती है, एक दूसरे से कांटेक्ट करने के लिए, कॉमन लैंग्वेज रखने के लिए। ठीक है। तो स्टेट लैंग्वेज, इससे ये हो जाता है ना, अगर हम ऑफिशियल लैंग्वेज से हिंदी ही रख रहे हैं, इंग्लिश नहीं रखे, तो हम ये कहें कि हम सिर्फ हिंदी को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हमारा देश क्या है, फेडरलिज्म में बिलीव करता है। हमें सबको साथ में लेकर ही चलना है। हम किसी भी एक लैंग्वेज को, लाइक हिंदी जैसी लैंग्वेज को, प्रमोट नहीं कर सकते। ठीक है। क्योंकि हमारे स्टेट जो होते हैं वो अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं। आजकल तो हिंदी भी हर 10 किलोमीटर पे अलग ही भाव में बोली जा रही है। कोई खड़ी हिंदी बोल रहा है, कोई ठेठ हिंदी बोल रहा है, कोई ठेठ गवारी हिंदी बोल रहा है। हिंदी भी आजकल हर 10 मीटर के दायरे पे चेंज हो जाती है ना। का करतवा योगतवा कुछ भी हो जाता है। ठीक है। तो हम श्रीलंका जैसी गलती नहीं कर सकते, हमें ये सिचुएशन अवॉइड करनी पड़ेगी। ठीक है। तो मेजर प्रोविजन ऑफ पंचायती राज सिस्टम ऑफ 1992। तो मेजर प्रोविजन जानने हैं हमें इसमें, उससे पहले कुछ और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं इसमें हैं। चलो, सब कुछ है इसमें, सब कुछ है भाई, सब कुछ है। जो भाई पंचायती राज है वो लोकल गवर्नमेंट का एक हिस्सा है, लोकल गवर्नमेंट के अंदर आती है ना। जो कि लोकल बॉडी ऑफ गवर्नमेंट है, इलेक्ट करते हैं इसमें लोग, है ना। इसका जो हेड होता है उसको हम पंचायत बोलते हैं। इसमें भी हमने सीट रिजर्व कर रखी है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए और बैकवर्ड क्लासेस के लिए, ओबीसीज लोगों के लिए हमने सीट रिजर्व कर रखी है इसमें भी।
और वुमेन्स के लिए भी खासकर, ताकि वुमेन भी पॉलिटिक्स में आए। आप देख रहे हैं कि वुमेन बहुत कम आ रही है पॉलिटिक्स में, इस वजह से हमने सरकार ने क्या करा है कि 1/3 सीट रिजर्व करा दी हैं, किसके लिए, वुमेन्स के लिए भी, ठीक है। एंड इंडिपेंडेंस इंस्टीट्यूशन द स्टेट, और ये किसके अंदर आते हैं, पंचायत एंड म्यूनसिपल इलेक्शंस इसमें होते हैं। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो अर्बन एरिया में काम करती है, पंचायत जो रूरल एरिया में काम नहीं करती, अर्बन एरिया में काम करती सब। रूरल में तो जिला परिषद काम करता है ना, नहीं, पंचायत भी रूरल एरिया में काम करती है। द स्टेट गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड टू शेयर द पावर ऑफ द रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट बॉडी। इस वजह से हमने लोकल गवर्नमेंट पे भी पावर शेयर करी है, ताकि हमारी देश की स्टेबिलिटी बनी रहे। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग, ये सबको आता है, सबको पता है। इसमें सबकी पावर क्या होती है, इक्वल पावर होती है इन सबकी, है ना, एक दूसरे पे नज़र रखते हैं ये। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। लेजिस्लेटिव का काम होता है कि वो लॉ बनाती है, एग्जीक्यूटिव लॉ इम्प्लीमेंट करती है, जुडिशरी जो होती है लॉ देखती है कि कोई काम कर रहा है या नहीं, उसको सज़ा कौन देती है, जुडिशरी काम सज़ा देती है, ठीक है। जुडिशरी के अंदर आता है हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड नॉर्मल स्टेट कोर्ट या लोकल कोर्ट, जो बोलो। डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, इंडिया में डिसेंट्रलाइजेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी। देखो फेडरलिज्म में 2 और मोड ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, हर जगह लिख दिया तो हमारे इंडिया जो था एक बहुत ही बड़ी कंट्री थी, है ना, जिस वजह से कि हम सिंगल होकर भी इस पूरे को नहीं चला सकते थे, एक सिंगल पावर डबल बैटरी, ठीक है। इस वजह से हमें क्या करना पड़ा, पावर को शेयर करना पड़ा, और पावर शेयर करने के लिए हमें तीसरा टेयर बनाना पड़ा गवर्नमेंट का, जिसको हमने बोला लोकल गवर्नमेंट। जब भी हम सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से पावर जाती है, जा ओ पावर जा। जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अपनी पावर डिवाइड करके दे देते हैं लोकल गवर्नमेंट को, उसको हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। याद रखना, ये आ सकता है, ठीक है, ये आ सकता है भाई। अगर ये भी क्वेश्चन आ गया कि बताओ इंडिया ने फेडरलिज्म को कैसे कैसे अपनाया, तो आप उसमें ये भी लिख कर आओगे कि इंडिया ने डिसेंट्रलाइजेशन भी करा, ये भी एक फेडरलिज्म का हिस्सा है, ये चेंज हुआ इंडिया में एक तरीके से, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये क्यों करा हमने, लोकल लेवल हमें बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि इससे हम चाहते थे कि जो हमारे पीपल्स हैं वो डायरेक्ट पार्टिसिपेट कर पाएँ डिसीज़न मेकिंग में, लोकल लेवल से ही स्टेट से सेंट्रल पे जाके लॉ बनेंगे, तो इस वजह से क्या है कि वो सपोर्ट कर पाए लॉ बनाने में, ठीक है। तो कब हुआ था, 1992 में हुआ था, ठीक है। रूरल एरिया गवर्नमेंट इज़ पर्टिकुलरली कैन नाउ द नेम पंचायती राज इसका नाम रखा गया। इसके अंदर भी लोकल गवर्नमेंट के अंदर हमने इसको डिवीज़न करा ताकि लोकल लोगों को हम अच्छे से जान सकें। पंचायती राज का जो हेड होता है उसको हम बोलते हैं सरपंच, ठीक है। उसके जो मेंबर होते हैं उन्हें हम बोलते हैं पंच, है ना। तो हमने इलेक्शन डायरेक्टली कहाँ कराए, विलेजेस के अंदर कराए, ठीक है। डिसीजन मेकिंग ऑफ, हाँ, ठीक है। इसके बाद हमने और भी बहुत सारे डिवीज़न करे, इसमें आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं समझाने के लिए हूँ ना। कह दूँ तुम्हें या चुप रहूँ, मेरे दिल में आज क्या है। मैंने तो सारी डिवीज़न तो कर दी, अब देखो क्या होता है देखो सबसे पहले जो आती है वो होती है पंचायत, ठीक है। पंचायत, ये क्या होता है, हमारी पंचायत होती है, कई जगह से पंचायत समिति भी बोला जाता है। उसके बाद आता है हमारा ग्राम पंचायत,
ये ज़रूरी नहीं है कि लोग करें, ठीक है। एंड फिर हमारा आ जाता है जिला परिश्रम। ये आई है, ठीक है, IZILA, जिला परिश्रम ठीक है। और ये सब किसके अंदर आते हैं? ये सब आते हैं हमारी लोकल गवर्नमेंट के अंदर, ठीक है। तो इसे इरेज कर ले जाए। प्रामिट एकदम शुद्ध लगना चाहिए, शुद्ध शाकाहारी प्रामिट। चलो ठीक है, आते आते तो इसी सिस्टम, ये सब सिस्टम किसके अंदर होता है? ये सब सिस्टम होता है यार, एक तो फ़ोन पे बनाना आसान नहीं होता है यार, मेरा मन करता है इसे बनाने का, मैं कॉपी में इतना बनाता रहता हूँ। अब तो मैं बिना बनाए हटूंगा ही नहीं। ऐसे बना देता हूँ, छोड़ो, टाइम वेस्ट क्यों करूँ मैं तुम्हारा, ठीक है। 2x पे देख लेना इसको, अगर ज़्यादा स्लो लग रहा हो तो। तो लोकल में ये सब आती हैं किसके अंदर? रूरल एरिया के अंदर। तो ये सब किसके अंदर आती है? रूरल एरिया के अंदर आती हैं, ठीक है। ये देखो, ग्राम पंचायत, प्रबंध समिति, जिला परिषद, इसमें थोड़ा अच्छे से आया नहीं है। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग है सेंट्रल, स्टेट और लोकल, ठीक है। हाँ, समझेंगे भी और समझेंगे। बट अब ये देखो, बट मत करो, ये देखो 1 और 2 इधर हमारी आती है म्युनिसिपल टीज और नीचे हमारी आती है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। यहाँ पे कैसे लिखूँ मैं? कॉरपोरेशन, गाँव कितने छोटे लगे। ये सब समझ में आ गया। अब एक एक करके सबको समझेंगे। पहले ग्राम पंचायत को समझते हैं। ये एक लोकल गवर्नमेंट होती है जो कि बहुत पॉपुलर होती है पंचायती राज के नाम से, ठीक है। हर विलेज में एक ग्रुप होता है, सम स्टेट हैज़ दैट ग्रेट पंचायत। इनके मेंबर को हम पंच बोलते हैं और हेड को हम सरपंच बोलते हैं। दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द अडल्ट पॉपुलेशन ऑफ लिविंग विलेजेस, जो वहाँ पर विलेज में रहते हैं उन सबसे थ्रू इलेक्ट की जाती है। डिसीजन मेकिंग ऑफ अ बॉडी एंटर्स विलेज, द पंचायत वर्क अंडर द ओवरऑल supervision of gram sabha. It is meet letters twice and twice. ग्राम पंचायत तो एकदम एक पहले तो ये समझ लो, ग्राम पंचायत हर जगह नहीं होती, पंचायत हर जगह होती है, ग्राम पंचायत हर जगह नहीं होती। ग्राम पंचायत एक तरीके का वो होता है जिसमें 2-3 जगह के लोग मिलकर आराम से देखते हैं कि हमें अपना बजट कितना रखना है, कैसे कैसे पंचायत काम कर रही है। ये हर जगह नहीं होता है, ठीक है। आता है पंचायत समिति। द लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर ऑन द राइट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट लेवल दैट द ग्राम पंचायत एंड द ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म फ्रॉम द यूजुअली इज कॉल्ड पंचायत समिति एंड द ब्लॉक ऑफ द मंडल
जो उस एरिया में पंचायती मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता है, और जो पंचायती मेंबर इलेक्ट होकर एक ब्लॉक बनाते हैं, मंडल बनाते हैं, मंडल समिति सुना है ना, मंडल समिति सुना है ना, वो होती है हमारी पंचायत समिति। ठीक है, अब आते हैं जिला परिषद। जब हम बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर इनका एक हेड होता है ना, जो लोकल सभा एंड एमएलए इज द डायरेक्टली असम्बल्ड जो इन सब का हेड होता है, हम बोलते हैं जिला परिषद, जो पूरे जिला की देखता है, पूरा जिला देखता है ना, सबका जिला पड़ता है कि इस जिले में कितना वर्क हो रहा है, कैसे वर्क हो रहा है, और इसके ऊपर यहीं से हमारा लोकल का काम हो, क्या कहते हैं, रूरल का काम खत्म हो गया है। अब हम आते हैं अर्बन एरिया के ऊपर। ठीक है, म्यूनसिपल्स या फिर म्यूनसिपल्स कॉरपोरेशन। तो लोकल गवर्नमेंट की बॉडीज़ की तरह जो म्यूनसिपल्स आर द सेट ऑफ द टाउन द बिगेस्ट कंट्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इनटू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन द बोथ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वो पीपल्स के रिप्रेजेंटेशन को देखते हैं अर्बन एरिया वाले। म्यूनसिपलिटी किसे बोलते हैं, म्यूनसिपलिटी उसे बोलते हैं जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का हेड होता है, म्यूनसिपल का चेयरपर्सन एक तरीके से। ठीक है, चेयरपर्सन। ठीक है, और जो उनका मेन ऑफर होता है उसको बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट नेम है भैया, इसे तो मैं हाईलाइट करूँगा, याद रखना है, ये तुम्हें आ जाता है एमसीक्यू में। ठीक है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के ऊपर क्वेश्चन। तो इतना समझ में आ गया, ग्राम पंचायत, लोकल समिति, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो कमेटी होती है, जिला परिषद जो एक जिला को हैंडल करता है, इन सभी के ऊपर आती है हमारी स्टेट गवर्नमेंट, जो कि पूरे स्टेट को देखती है। ठीक है, कि ये सब कैसे अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो हमारी लोकल गवर्नमेंट ऐसी नहीं है, लोकल गवर्नमेंट के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी हैं, इन सभी की जिम्मेदारी है हमारी लोकल गवर्नमेंट के ऊपर। इसी के साथ ही हमारा चैप्टर ख़त्म नहीं हुआ है, एक टॉपिक रह गया है, एक टॉपिक रह गया है भाई, रह गया है। अब कहोगे कौन सा टॉपिक रह गया, ऐसे एक बहुत प्यारा टॉपिक रह गया है, एक छोटा सा मोटा सा प्यारा सा मुन्ना सा चुन्ना सा टॉपिक रह गया है, जिसको मैं यहीं लिख देता हूँ, लिखना भूल गया मैं इसमें। लिंग्विस्टिक स्टेट। ये क्या होता है, ये होता है जब हम लैंग्वेज के बेसिस पर जब हम लैंग्वेज के आधार पर या लैंग्वेज के डिमांड पर, है ना, लैंग्वेज के बेसिस तो लिखे, पहले बेसिस पूरा लिखा मैंने, लैंग्वेज के बेसिस पर फॉर्म्ड करते हैं स्टेट, उसे हम बोलते हैं लैंग्विस्टिक स्टेट। अब एग्ज़ाम्पल के लिए तो मैं तुम्हें बहुत सारे एग्जांपल दे दूँ। तमिलनाडु की लैंग्वेज तमिल है, गुजरात की लैंग्वेज गुजराती है। तो ये क्या है, लैंग्वेज के बेसिस पर, कल्चर के बेसिस पर हमने क्या करा, लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट बना दी, उसे बोलते हैं लैंग्विस्टिक स्टेट। ये कब फॉर्म्स होती है, जब डिमांड बढ़ती है लोगों की कि भाई हमारी स्टेट का नाम हमारी इसके ऊपर होना चाहिए, इस हिसाब से। ठीक है, हमारे कल्चर के ऊपर होना चाहिए, जिससे हमारा कल्चर रिप्रेजेंट हो, तब ये होता है। ठीक है, यही था हमारा, बस ये एक छोटा सा टॉपिक रह गया था, लैंग्वेज स्टेट, जो मैंने पूरा करा दिया है। थैंक यू फॉर वाचिंग। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो लिखते जाओ भाई, तुम्हें भी पता है, मुझे पता है, मैं बिना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के तुम्हें जाने नहीं देता हूँ। तो क्वेश्चन लिखे जाएँ, क्वेश्चन लिखे जाएँ, क्वेश्चन लिखे जाएँ, यहीं पे लिख देता हूँ। स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे लिखना क्वेश्चन 1 2 3 क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक्सप्लेन लैंग्वेज पॉलिसी लैंग्वेज पॉलिसी जो है इंडिया में, उसको एक्सप्लेन करना है। इंडिया की बताई गई है इसमें, तो इंडिया को एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना। ठीक है, वॉच
की फीचर ऑफ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म की फीचर, ठीक है। और जो एक और बहुत प्यारी सी चीज़ है, जो मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन दूंगा, वाई वी नीड लोकल स्टेट, या फिर बोलते हो लोकल गवर्नमेंट बोल लेते हैं ना। देखो, इन सबको एक्सप्लेन करना है अच्छे से। लोकल गवर्नमेंट वाले में सारी जो स्टेट बताई उन सबको एक्सप्लेन करना है, जो मैंने बताई है उनको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करके बताना है कि इस वजह से हमें ज़रूरत है, ठीक है। फीचर्स बताने हैं। इसी के साथ अगर आपको ये लेक्चर सच में अच्छा लगा है ना, समझ में आया है, अच्छा लगे ना लगे भाड़ में जाए, समझ में आया है तो लाइक करे बिना तो जाना मत, ठीक है। फैट के मारो सब्सक्राइब बटन पर भी अपना थप्पड़। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।